all about finding out electric field intensity due to an electric dipole। और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कैलकुलेशन है ना, ये दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हमको निकालना है, एक एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये दोनों डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, है ना। तो इसलिए ये डेरिवेशन को बढ़िया से सुनना जरूरी है। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए कर दूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट today's topic, which is electric field intensity due to an electric dipole at axial position। So at axial position के लिए शुरू करते हैं, axial position। ओके, तो ये एक्सियल पोजीशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसको, ये जो डेरिवेशन है ना, इसको बढ़िया से आसानी से समझने के लिए 3 स्टेप आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है वो डायग्राम, दूसरा स्टेप है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कैलकुलेशन, दो फॉर्मूला का कैलकुलेशन, तीसरा स्टेप है वो फॉर्मूला को पुट करके फाइनल एक्सप्रेशन का मतलब फाइंडिंग। ओके, तो ये पहला जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है डायग्राम, इसको समझो। तो डायग्राम बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे दिखाते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज को इधर रख दिया लेट ए पोजीशन पे, और बी पोजीशन पे प्लस क्यू चार्ज को इधर रख दिया, और यहाँ पे सेंटर को मैं ले लिया ओ, और यहाँ से जो लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसको ले लिया क्या 2a। यह हमारा हो गया लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब एक्सियल पोजीशन आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कौन सा पोजीशन है, तो ये अलोंग द एक्सिस है ना, इसको अगर आगे बढ़ा देंगे, ये जो पोजीशन है इधर हो या उधर हो, इसको इसके ऊपर कोई भी पॉइंट को हम ले लेंगे, वो हो जाएगा हमारा एक्सियल पोजीशन। तो वहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना है, ये पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, मतलब दोनों चार्जेस की वजह से। तो लेट अस सपोज देयर इज अ पॉइंट हियर व्हिच इज कॉल्ड एज P। तो यहाँ पे हमारा एक P पॉइंट है which is at a distance r from the center of the dipole। तो डायपोल के सेंटर से ये जो पॉइंट है, ये मान लो ये r डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब P पॉइंट का डिस्टेंस O पॉइंट से ये हो गया हमारा r। इतना समझ में आया। इस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज में रखा है जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, क्योंकि हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कैसे। देखो ये इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, प्लस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फील्ड बन रहा है, दोनों फील्ड के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। तो वो कब निकाल पाएंगे, जब कोई एक पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, फिर उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा देना है, फिर हमको मिल जाएगा। पता है समझ में। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, आई होप कि आप लोगों को बढ़िया से याद हो। तो अब हमको ये डायग्राम क्लियर हो गया, ये इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज है, ये भी पोजीशन पे है, और P पोजीशन एक है जहां पे हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और P पोजीशन सेंटर ऑफ द डायपोल से r डिस्टेंस पे है, और 2a हमारा लेंथ ऑफ द डायपोल हो गया। ओके, तो अब देखते हैं डायरेक्शन। मेरे को बताओ, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किस तरह का फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जो कि बाहर की तरफ होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा इस पॉइंट पे, वो किस तरफ होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगाया उसकी वजह से ये फोर्स का डायरेक्शन अगर बाहर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा। तो ये जो डायरेक्शन है, मान लो प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी है इसको E2 बोल रहे हैं, तो E2 का डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गया। अब सिमिलरली मेरे को बताओ, ये माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो मतलब फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, फोर्स की डायरेक्शन जिधर है उस तरफ ही होगा। और ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को कैसे, कौन सा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स लगा के इधर खींचेगा, तो अगर फोर्स इस तरफ लगा रहा है, तो यहाँ पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन भी इस तरफ लगेगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। तो इसलिए मान लो माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो U1 वेक्टर है, तो U1 वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा। तो ये हो गया E1 वेक्टर का डायरेक्शन।
और ये हो गया हमारा E2 वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये हमारा पूरा डायग्राम हो गया। देखो यहाँ पे जितने भी डायग्राम में मैं मतलब नोटेशन यूज़ किया हूँ तो उसको लिखना भी है, मगर मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो भी बहुत लेंथी हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको कॉपी में लिख लो, है ना। तो अब नेक्स्ट है हमारा डायग्राम क्लियर हो जाने के बाद नेक्स्ट हमारा काम है ये जो E1 और E2 इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। बात है समझ में। E1 जो है कि यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू चार्ज की वजह से इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और E2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, और दोनों का जब मैग्नीट्यूड निकल जाएगा फिर उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे। जो बड़ा होगा जो छोटा होगा बड़े से छोटा को माइनस कर देंगे, और ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस कर देंगे, सेम डायरेक्शन होगा प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे। मगर सबसे पहला काम जो है वो है E1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, और ये अगर निकल जाएगा तो फिर दोनों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके टोटल फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे हमको मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए अब निकालते हैं फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी मतलब है E1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हम निकालने जा रहे हैं। और कितना हो जाएगा मेरे को बताओ, U1 का मॉड, और ये फॉर्मूला लगाओ Q डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर। ओके, तो वही वाला फॉर्मूला इधर लगाएंगे। तो मेरे को बताओ यहाँ पे इस पॉइंट पे इस सोर्स चार्ज की वजह से फील्ड है, तो ये सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q हो जाएगा। तो Q रहेगा ऊपर, 4πε0 तो रहेगा ही रहेगा। अब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ये मेरे को बताओ आप लोग। देखो P पॉइंट से O पॉइंट तक डिस्टेंस हो गया R, O पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 2a का आधा मतलब a हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया a, तो ये पूरा r हो गया, ये a हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, ये r प्लस a। बात है समझ में। तो इसलिए P पॉइंट और माइनस क्यू चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है ये हो गया r प्लस a। तो इसलिए यहाँ पे r प्लस a का होल स्क्वायर कर दो और इसको इक्वेशन 1 लिख दो। क्लियर है। अब सिमिलरली जैसे हम E1 का मॉड निकाल दिया मैग्नीट्यूड, अब फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे 8P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी है E2 वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड हमको निकालना पड़ेगा। और सिमिलरली मैं लिख नहीं रहा हूँ लैंग्वेज में, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो E2 वेक्टर का जो मॉड है ये कितना हो जाएगा बताओ। तो इसका भी मैग्नीट्यूड वही Q रहेगा, तो Q डिवाइडेड बाय 4πε0 और Q से P तक जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो अब मेरे को बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो इधर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r, पूरा ये बड़ा वाला डिस्टेंस हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे, पूरा डिस्टेंस से ये डिस्टेंस को माइनस कर दो, हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो पूरा डिस्टेंस है r, यहाँ से यहाँ तक का है a डिस्टेंस मतलब 2a का आधा। तो ये r से ये a को माइनस कर देंगे, हमको r माइनस a मिल जाएगा। तो इसलिए प्लस क्यू चार्ज और P पॉइंट ये दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ये हो गया r, ये माइनस a, तो ये डिस्टेंस हो गया r माइनस a, तो उसका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 जो कि है E2 वेक्टर उसका मॉड। बात है समझ में। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यूज है हमको मिल गया P पॉइंट पे, एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से और एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अब हमको देखना है इनका डायरेक्शन देख पाएंगे ना तभी जाके ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा वो डिसाइड कर पाएंगे। बात है समझ में। अब मैं डायरेक्शन ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स रिपल्सिव होगा, तो इसलिए फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे होगा, बाहर की तरफ होगा। और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा। तो इसका मतलब E1 और E2 दोनों अपोजिट वेक्टर है जिनका डायरेक्शन विपरीत है, मतलब अलग अलग, मतलब ये इस तरफ है लेफ्ट की तरफ, ये है राइट की तरफ। बात है समझ में। तो जब अपोजिट वेक्टर होते हैं तो यहाँ पे एक बात मेरे को बताओ, बड़ा कौन सा है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है या इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये आप लोगों को सोचना है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे r प्लस है, मतलब
देखो Q/4πε0 दोनों जगह सेम है, बात है समझ में। अब यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हैं, जिस केस में जो डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा क्वांटिटी है, उस केस में इसका अमाउंट बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो r प्लस है, ये बड़ा हो गया, r से ज़्यादा हो गया, ये r से कम हो गया। तो यहाँ पे एक छोटा क्वांटिटी हम डिवाइड किए हैं, तो छोटा क्वांटिटी डिवाइड करने के बाद ये E2 बड़ा हो गया आज कंपेयर टू दिस वन, है ना, क्योंकि यहाँ पे r प्लस a डिवाइड किए जो कि बड़ा है, r माइनस a के कंपैरिजन में r प्लस a बड़ा है, उस वजह से E1 छोटा हो गया E2 से। तो इसका मतलब E2 का मैग्नीट्यूड बड़ा है E1 से। तो हमको चाहिए टोटल रिजल्टेंट यहाँ पे, है ना। तो रिजल्टेंट कैसे, टोटल रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी को अगर E लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E लिखेंगे, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा मेरे को बताओ। दो वेक्टर है, एक वेक्टर बड़ा वाला वेक्टर इस तरफ है, छोटा वाला वेक्टर इस तरफ है। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा किसकी तरफ होगा, बड़ा की तरफ होगा ना। वेक्टर में हम पढ़े थे हमेशा दो वेक्टर जब रहता है, दोनों अपोजिट रहता है, तो उनका जो रिजल्टेंट हो जाता है वो हो जाता है a माइनस बी, मतलब दोनों का बस माइनस कर देंगे, बात है समझ में। तो यहाँ पे E2 माइनस E1 हो जाएगा, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, और जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो भी बड़े के डायरेक्शन में ही रहेगा। तो ये हमेशा याद रखना, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो रिजल्टेंट पाने के लिए प्लस करना होता, मगर यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस करेंगे, और माइनस भी करेंगे कैसे करेंगे, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, पता है समझ में। तो इसलिए टोटल जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी एट पी ये हो जाएगा E2 माइनस E1। इसका मतलब E2 वेक्टर का मॉड माइनस E1 वेक्टर का मॉड, बात है समझ में। तो ये माइनस क्यों किया ये आप लोगों को समझ में आ गया। सबसे मतलब और एक बार बता देता हूँ, माइनस साइन आने का कारण है ये ऑपोजिट वेक्टर है। E2 माइनस E1 क्यों कर रहा हूँ, E1 माइनस E2 क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि E2 बड़ा है और ये छोटा है। ओके, तो फिर उसके बाद ये टोटल जो फील्ड इंटेंसिटी P पे वो मिल जाएगा। अब बस कुछ करना नहीं है, बस E2 और E1 का मैग्नीट्यूड पता है, यहाँ पे लाके इस इक्वेशन में पुट कर दो, टोटल फील्ड इंटेंसिटी जो है P पे ये हमको मिल जाएगा। और इसका डायरेक्शन भी तो हमको पता है कि बड़े वाले के डायरेक्शन के अलोंग ही रहेगा। तो अब एक स्टेप बस बाकी रहेगा, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मेरे को बताओ इसका वैल्यू रखेंगे E2 मॉड का वैल्यू, तो इसको उठा के इधर पटक दो, तो Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r माइनस a का स्क्वायर, फिर माइनस E1 का जो मॉड है उसका ये वैल्यू इधर लाके पटक दो, तो Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r प्लस a का होल स्क्वायर, बताया समझ में। अब तो छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो अब मेरे को बताओ ये कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा। Q डिवाइड बाय 4πε0 को कॉमन ला सकते हैं, तो Q डिवाइड बाय 4πε0 को मैं कॉमन ले आया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बाय r माइनस a का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे 1 बाय r प्लस a का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया सबको। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, Q डिवाइड बाय 4πε0, तो यहाँ पे एलसीएम जाएगा, तो एलसीएम जाएगा तो ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर और इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर। फिर ये इधर डिवाइड होगा, ये दोनों कट जाएगा, यही बचेगा, ये 1 के साथ इंटू होगा तो r प्लस a का होल स्क्वायर। फिर ये इधर डिवाइड होगा, ये दोनों कट जाएगा, यही बचेगा, फिर ये 1 के साथ इंटू होगा तो r माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक आ गया। फिर देखो Q बाय 4πε0, फिर उसके बाद मेरे को बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, 4ab का फॉर्मूला है ना, ये वाला 8th क्लास में तुम पढ़े हो, इसको याद करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर होल इनटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab का फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला को, वही आइडेंटिटी को इधर अप्लाई करेंगे, तो ये a है ये b है, तो 4ab मतलब 4ra आ गया। फिर नीचे ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी होल इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसका होल स्क्वायर भी हो जाएगा, तो इसका मतलब r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला किसके लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कैसे, इसको भी ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो मेरे को बताओ ये ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा हमारा 4ra3, तो इसको लिख देता हूँ E बराबर ये 4ra3, एक जगह लिख दिया सबको।
फिर नीचे क्या बचा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ओके, तो यही हमको फाइनल मिला था। अब ध्यान से देखो इधर, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू ए इंटू क्यू, फिर 4 का और एक 2 बच गया, आर बच गया, तो 2r को इधर अलग कर दिया। तो ऐसे क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी आ गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। मेरे को पता, कल मैं जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें बताया था डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट। डाइपोल मोमेंट क्या था, ये 2a जो डाइपोल लेंथ इनटू आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड q आ गया, ये 2a, ये इनटू हो जाएगा तो क्या दे देगा, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो कि p है। ओके, तो इसलिए इसके बदले हम लिख सकते हैं p। अब ये 2r पर रहेगा 2r, तो 2pr ये हो गया है ना। तो फिर डिवाइडेड बाय ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बस छोटा सा स्टेप बच गया, फिर कंप्लीट हो जाएगा पूरा डेरिवेशन। छोटा सा स्टेप क्या है, मतलब फिजिक्स में आप लोगों को बताया ना, अजम्पशंस लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक अजम्पशन ले लेते हैं कि जो डाइपोल लेंथ है ना, मतलब जो डाइपोल का जो लेंथ है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज का जो लेंथ है वो बहुत छोटा है, ये आर डिस्टेंस के कंपैरिजन पे, मतलब जहाँ पे हम फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिस्टेंस ये ए 2a डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। बात है समझ में? तो उस केस में कि a डिस्टेंस को हम r की तुलना में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब r a से बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसका स्क्वायर कुछ फर्क मतलब डालेगा क्या, यहाँ पे नहीं डाल पाएगा ना। तो इसलिए तो ये जो सब्सट्रैक्शन टर्म है 2pr, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो ये a स्क्वायर r स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्टेड है, वो हो गया क्योंकि a बहुत छोटा है r से। ओके, तो इसको r स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर r4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा r4, और इसका कारण भी इधर लिख दो कि a वेरी 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 लेस देन r। ओके, तो अब मेरे को बताओ, ये एक r इधर 4 में से एक कट जाएगा, 3 बचेगा, तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया, 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। यही है फाइनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये फॉर्मूला किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड की, किसकी, मैग्नीट्यूड की। और यही फॉर्मूला आप लोगों को कैसे याद रहेगा, मैं चाहता हूँ बढ़िया से इसको याद रखो। ओके, तो मैं फाइनल फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, ई एक्सियल मतलब एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है उसका फाइनल फॉर्मूला आ गया 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया r क्यूब। और यहाँ पे देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक है डाइपोल मोमेंट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, और एक डिस्टेंस के ऊपर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, फिर डिस्टेंस का क्यूब रूट के ऊपर मतलब क्यूब के ऊपर। ओके, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट अगर बढ़ेगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उस केस में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मगर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही रैपिडली घटने लगेगा, क्योंकि r क्यूब के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ कि ई एक्सियल ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रहना जरूरी है। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिर्फ जो कंसेप्ट था एक चार्ज की वजह से, वो डिपेंड करता था, याद करो, एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये r स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता था, मगर डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी r क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये डिफरेंस है, इसको ही याद रखना है आप लोगों को। क्लियर है? और अब तो ये मैग्नीट्यूड मिल गया, अब इसका डायरेक्शन अगर पता करना है तो डायरेक्शन वो वाला बाहर की तरफ हो रहा था, इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन, तो उसको पता करने के लिए r क्या इसके साथ जोड़ दो और ये वेक्टर भी बन जाएगा। क्लियर है? तो यही था हमारा पूरा एनालिसिस, इलेक्ट्रिक पूरा डेरिवेशन था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगा और पूरा डेरिवेशन समझ में आया। अगर पूरा डेरिवेशन आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो सबके साथ शेयर करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहता है। अगर आपको समझ में आया है तो किसी और को भी आ सकता है समझ में, तो सबको बताओ, लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कैसा लगा डेरिवेशन, और बढ़िया से रहो। आज के लिए इतना ही है, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन यू प्लीज बी स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।